की सीसीएल उनको मिलती है, उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रकार का एक संशोधन इसमें किया है। और अच्छा से अधिक दिव्यांग 40% से, हाँ, दिव्यांग यानी 40% से अधिक दिव्यांग हो तो उसमें उसकी आयु की छूट है। एक विषय बेरी, जिला झज्जर, वहां श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है। इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाए, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी कर लिया गया है। पंचकुला, जैसा हम जानते हैं कि इसका एक उसको हम कैसे विकसित करें और एक अच्छे पंचकुला का, जैसे मोहाली है, इस प्रकार से एक निकल करके आए। हमारा हालांकि बड़ा आइकॉन सिटी तो गुरुग्राम बना है, लेकिन अब पंचकुला की तरफ हमारा ध्यान है, तो हमने उसकी जो लाइसेंस फीस, सीएलयू फीस पिछले साल कम कर दी थी, द रेट्स एट पार विद मोहाली, वो हमने कर दिए थे। उसका लाभ भी हुआ है, कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ लोगों ने सीएलयूज के लिए, लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया है। लेकिन 1 साल समाप्त होने के बाद उसमें समय सीमा हटाई है कि टिल फर्दर ऑर्डर वो सारे रेट्स जो पहले लागू किए गए थे उनको आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा टिल फर्दर ऑर्डर। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगरपालिका के अंदर हैं, चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है, ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए। और ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, इनको जो शर्तें पूरी करेंगे, उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। ये एजेंडा भी आज कैबिनेट में पारित कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन, जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है, और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फॉर्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है, इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न।
और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर कोई अपना इंक्यूबेटर सेंटर अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी राशि दी जाती है। किराया शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति उसमें की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शर्तें, इसमें भी कुछ छूट मिलती है। और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ऐसे स्टार्टअप्स को अपना प्रचार करने के लिए उनको उसमें सहायता मिलती है। स्टार्टअप्स की प्रतियोगिताएं भी हम कराते हैं। जो स्टार्टअप अच्छा प्रोजेक्ट को भी अपना ला करके दिखाता है, जिसका ज्यादा लाभ हो सकता है, तो उनको भी उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। और बिजली शुल्क भी जो 2% का लगाया हुआ है वो उनको छूट मिलती है। तो स्टार्टअप्स के नाते से कोई अच्छा आइडिया लेकर के व्यक्ति आता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनाता है, कोई सर्विस के नाते से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, कुछ और करता है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को पर्याप्त सहायता मिलती है। और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आज ये एक पॉलिसी 2022 हम लेकर के आए हैं। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे। काफी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर के आए हैं। हम जानते हैं कि जैसे अब डिजिटल का जमाना आ गया है, बहुत सी चीजें, डाटा जो इकट्ठा किया जाता है उस डाटा की सुरक्षा ये सबसे बड़ा विषय होता है। तो डाटा सुरक्षित रखा जाए, ऐसे डाटा सेंटर्स चाहे वो प्राइवेट बने चाहे सरकारी बने, लेकिन उसके लिए जो सुविधाएं देना ये बहुत आवश्यक है। पूंजीगत सुविधाएं भी हैं, पावर के रेट्स की भी सुविधाएं हैं, और उनके जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को भी हमने प्रतिवर्ष 48,000 रुपए की दर से और जो रोजगार सृजन सब्सिडी ये देते हैं, ये उनको ऑफर की गई है। स्टाम्प ड्यूटी शुल्क जो है 100% वो फ्री किया गया है। बिजली शुल्क 100% छोड़ दिया गया है। डेटा सेंटर्स की ए और बी श्रेणी में उनका जो एसजीएसटी है, जो स्टेट का जीएसटी है, उसमें ए और बी में 50% की छूट है, और सी और डी में 75% की छूट जो है, ये उनको छूट क्या, उनको वापस रीइंबर्समेंट की जाएगी और वो इसका लाभ उठा सकेंगे। अगले हमने जो अनुमान लगाया है कि 7 वर्षों में 100 से लेकर 125 तक डाटा सेंटर ऐसे आने की संभावना हरियाणा में है, और जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए के निवेश की, और ऐसा एक अनुमान लगाते हैं ताकि इस नए प्रकार का होने वाला ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है, इसका माहौल हरियाणा लोगों को अच्छा मिले। संयोग से दिल्ली के बहुत नजदीक होने के कारण से गुरुग्राम जैसे नगर में या उसके आसपास डाटा सेंटर्स की आने की संभावना ज्यादा है। फिर भी पावर करेंगे, और पावर खपत क्योंकि सबसे ज्यादा होती है, उसमें कॉस्ट वाइज पावर की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। डाटा सेंटर को एक लोएस्ट यानी वोल्टेज लोएस्ट टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। तो ये एक नई पॉलिसी हम लेकर के आए हैं, इसका भी हरियाणा को लाभ मिलेगा। लकड़ी आधारित उद्योग, खास करके यमुनानगर साइड में जो हमारा उद्योग है, इसकी पॉलिसी पिछले कैबिनेट मीटिंग में लाए थे। उसमें एक ऐसा विषय था दूरी का, यानी जो वन क्षेत्र से और वो उद्योग कितनी दूरी पर होना चाहिए, वो 3 किलोमीटर रखी गई थी। लेकिन वहां के जो व्यापारी हैं उनकी ओर से एक सुझाव आया था, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री पहले से लगी हुई है और वो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर की दूर भी लगी हुई है, उसमें हमको छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है, कठिनाई नहीं है। तो वो दूरी जो है 3 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर रख दी है। 500 मीटर दूर वो इंडस्ट्री लग सकती है। तो यमुनानगर में ये जो उद्योग है लकड़ी का, इनका इसको लाभ मिलेगा। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है
कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता, और ये सहायता 10%, 15%, उसका एक मैक्सिमम लिमिट भी रखी है, 3 लाख, 5 लाख से लेकर 15-20 लाख तक। जितना बड़ा व्हीकल होगा, जितनी ज्यादा कीमत का होगा, उसको 10 से 15% तक की छूट उनको खरीद में भी मिलेगी। इंडस्ट्री लगाने वालों को भी जो सुविधाएं हम SGST की दे रहे हैं, पावर यानी स्टैंप ड्यूटी की दे रहे हैं या पावर शुल्क की दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं उनको भी मेगा प्रोजेक्ट्स के नाते से वो दी जाएंगी। और इसमें मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता और जो उनके खरीदार हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि तेजी से आज पूरे देश भर में अगर देखें तो लगभग कितने करोड़ व्हीकल बताए, 20 करोड़, 22 करोड़ व्हीकल देश भर में चल रहे हैं, और हर साल 1.5 से 2 करोड़ व्हीकल बढ़ जाते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल चलता है और सारे देश में जो प्रदूषण फैलाता है, तो इसके कारण से प्रदूषण में बचत होगी, और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की जो हम मंगवाते हैं उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज लगता है, तो बहुत बड़ा खर्च पेट्रोलियम पदार्थों में होता है, उसकी बचत होगी। तो पावर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसमें जो उनके रिचार्जिंग सेंटर्स हैं उसकी भी सुविधाएं दी गई हैं कि हर शहर में रिचार्जिंग सेंटर बनाने वाले, उनको भी हम आगे लेकर के आ रहे हैं ताकि रिचार्जिंग जो है वो भी आसानी से उनकी हो सके। एक विषय पावर डिपार्टमेंट का भी आज आया है। हम जानते हैं कि पावर जो निर्माता है बिजली के, और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं, उसमें 2 प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड है। पिछले दिनों में इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया, और लगभग जो $100 का भी होता था तो $250 तक प्रति मीट्रिक टन ये पहुंचा है। तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के कगार पर चली गई, और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं, या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे और कंपनियां फेल हो जाएंगी, और कल को CCL क्या होता है, CCL पावर परचेज, नहीं CCLT क्या बोलते हैं उसको, NCLT में अगर जाते हैं तो कंपनियां भी बंद और सब कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अफोर्ड की जा सकती हैं कि एक चीज आज नहीं है, 6 महीने बाद मिलेगी या साल बाद मिलेगी, चल जाएगा। लेकिन पावर एक ऐसी चीज है, हर समय हर क्षण ये हमको चाहिए, घंटे की भी नहीं, हर क्षण की आवश्यकता है ये। तो पावर के नाते से एक संकट पूरे देश भर में ये पिछले दिनों में आया, जिसके कारण से हमें भी 2 महीने, अप्रैल का महीना और थोड़ा मई का महीना, एक कठिनाई आ गई थी। हमारा एक एग्रीमेंट अडानी के साथ 2008 में किया हुआ था 1424 मेगावाट का। तो 1424 मेगावाट में उस समय का जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था ₹2.94 प्रति यूनिट का, 70% उसमें डोमेस्टिक कोल था और 30% उसमें इंपोर्टेड कोल था। एग्रीमेंट की शर्तें ये थी कि जो डोमेस्टिक कोल है उसमें चेंज ऑफ लॉ अगर होता है, उसके कारण से अगर कीमत उस पर ज्यादा आती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, पावर डिपार्टमेंट को। लेकिन उसमें इंपोर्टेड कोल जो इंडोनेशिया से लिया जाता था उस कंपनी के द्वारा, उसमें कोई क्लॉज पास ऑन करने का नहीं था। अगर कोई रेट बढ़ता है तो वो जो निर्माता है उसी को देना पड़ता है। अब वो उस समय जो भी परिस्थितियां रही होंगी उसका एग्रीमेंट इस प्रकार से हुआ। लेकिन अब आकर के जब स्थिति ये हो गई कि इतना ज्यादा घाटा होने लग गया, तो कंपनी ने अल्टीमेटली उस कंपनी यानी पावर हाउसेस को बंद करने का भी निर्णय एक बार ले लिया। कई उनके जो पावर हाउस थे, जो प्लांट थे, तो बंद भी हुए। 5 प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों की बिजली उन पावर से मिलती थी, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है और पंजाब है। तब जाकर के एक एक प्रांत के साथ जब डील होना शुरू हुआ, कोर्ट्स में चले, पहले CERC, फिर उसके बाद एप्टेल के बाद सुप्रीम कोर्ट, कई प्रकार से ये सारी नेगोशिएशन होती रही। और उस नेगोशिएशन के बाद एक कमेटी बनी और भारत सरकार बीच में आई, तो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। उन कमेटी ने एक प्रपोजल दिया कि नहीं, रीनेगोशिएट करके इनका जो PPA है दोबारा से अगर करेंगे तब ये कंपनी चल पाएगी, अन्यथा चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं तो झगड़े शुरू होंगे, कंपनियां बंद हो जाएगी, पावर जो है वो मिल नहीं पाएगी।
आखिर 1424 मेगावाट पावर हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। 9,000 साढ़े 9,000 मेगावाट का हमारी टोटल खपत है, और उसमें अगर 14,000 चली जाए, 1400 चली जाए, तो लगभग 18-20% पावर कम हो जाती है। तो इसलिए उस पर नेगोशिएट करके गुजरात ने भी अपना नया एग्रीमेंट कर लिया है, पंजाब ने भी कर लिया है, आज हरियाणा में भी हमने उसको रीनेगोशिएट करके और उसका एक नया प्रारूप पास किया है, कैबिनेट में आज कर लिया उसको लागू करेंगे और उस पर एक सहमति बन करके, ताकि पावर का संकट हमारा आगे न आए। उसमें इतना ही है कि जो 30% इंपोर्टेड का था वो शेयर 17% कर दिया है, डोमेस्टिक 83% कर दिया है। तो एक साइड से कुल मिलाकर के उन्होंने, कंपनी ने हरियाणा को लाभ पहुंचाया है, और एक प्रकार से उसका हमने उनको नेगोशिएट करते हुए, क्योंकि नेगोशिएट में बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उस बार्गेनिंग में जो 17% का ज्यादा कीमत अगर आती है इंपोर्टेड कोल के कारण से, वो हम पास ऑन करेंगे। तो एक तरफ से उनसे हमने छूट ली है और एक तरफ से हमने उनको एक फैसिलिटी दी है ताकि कंपनी चलती रहे। अब वो जो 70-30 का जो नेगोशिएशन था, यानी एग्रीमेंट था, वो 83-17 ये हो गया है। उसमें कुछ लॉस कंपनी का भी बचेगा, कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा भी होगा। लगभग, क्योंकि आप पूछेंगे, मैं अभी बताता हूं, लगभग साल का 50 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर आएगा। यानी साल में कुल हमारा 2500 करोड़ रुपए की परचेज होती है, तो 2500 करोड़ रुपए की परचेज पर ये 50 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, 2% लगभग हो जाता है वो। अगर ये नहीं करते हैं तो हमारा 1500 मेगावाट बिजली वो हमारी बाहर हो जाती है, और वो बाहर हो जाती है तो हम भले लड़ाई लड़ने के बाद कल को रिजल्ट कुछ भी आए, बहुत प्रोसेस है, कोर्ट्स हैं छोटे बड़े, एप्टल, फिर CRC, SCRC और सुप्रीम कोर्ट, और फिर 2-5 साल के बाद मानो कोई हमको लाभ मिल भी जाता, तो हम आज इस समय ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 1500 मेगावाट बिजली को छोड़ सकें। इसलिए ये एक हमने आज नया एग्रीमेंट PPA बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वो जल्दी एक नेगोशिएट तो हो ही गया, लेकिन एक पॉलिसी पर साइन होकर के फाइनल हो जाएगा। इतने विषय आज, और तो नहीं, इतने सब विषय आपके सामने मुझे रखने थे जो आज की मीटिंग में इंपॉर्टेंट एजेंडाज थे, वो आपके सामने रखे। ईवी को लेके जो है उसमें छूट पर मैन्युफैक्चरर्स को रहेगी या खरीदार जो रहेंगे, जो दोनों को रहेगी। कितने %? उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। इंसेंटिव टू बायर्स में तो 6 लाख रुपए तक या 15% मैक्सिमम जो होगा 6 लाख तक ये छूट रहेगी, जो जिन व्हीकल्स की कीमत 15 लाख से 40 लाख तक है, और जिनकी ये कार के और लाइट रेंजिंग व्हीकल की है, और फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार, हाइब्रिड लाइट EV रेंजिंग फ्रॉम 15 से 40 लाख, ये कोई दूसरी कैटेगरी है जिसमें 15% एक्स शोरूम प्राइस या मैक्सिमम 3 लाख, इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। ऐसे ही 40 लाख से 70 लाख के जो व्हीकल हैं उनमें एक कैटेगरी में तो 15% या 10 लाख, और दूसरी कैटेगरी 15% या 5 लाख। ये दोनों कैटेगरी का क्या अंतर है? एक कैटेगरी आप लोग समझते होंगे, एक है इलेक्ट्रिक कार लाइट EV, दूसरा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड लाइट EV। हाँ, हाइब्रिड में दोनों प्रकार से होगी, जिसके अंदर EV भी होगी और डीजल पेट्रोल से भी चलेगी। मानो अचानक बीच में कहीं चार्जिंग खत्म हो गई तो अपना उससे भी चला सकते हैं, डीजल पेट्रोल से भी। तो वो हाइब्रिड में छूट थोड़ा कम दी है, लेकिन जो केवल EV है उस पर छूट ज्यादा दी। हाँ, फिर मोटर व्हीकल टैक्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2 व्हीलर हैं उनके ऊपर 100% जो है रजिस्ट्रेशन में छूट दी है, अप टू फर्स्ट 30,000 व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर में भी 100% एग्जम्पशन अप टू फर्स्ट 15,000 व्हीकल्स। 4 व्हीलर्स में 75% एग्जम्पशन ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स। हाइब्रिड, इसमें 25% एग्जम्पशन है अप टू 2500 व्हीकल। इलेक्ट्रिक बसेज 75% एग्जम्पशन अप टू 1000 व्हीकल्स। तो ऐसा एक लिमिट इसकी रखी हमने। फिर ये तो है मोटर व्हीकल टैक्स, MV टैक्स।
ये है रजिस्ट्रेशन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस। इसमें भी बहुत नॉमिनल रखा है। हर कैटेगरी का टू व्हीलर जो है सिर्फ 200 रुपए में 30,000 व्हीकल वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। थ्री व्हीलर 200 रुपए 15,000 व्हीकल, फोर व्हीलर्स 500 रुपए 10,000 व्हीकल, हाइब्रिड में 500 रुपए 2500 व्हीकल और इलेक्ट्रिक बसेस 500 रुपए 1,000 व्हीकल। तो बहुत नॉमिनल रेट उसका रजिस्ट्रेशन का रखा है, जो बड़ी उसमें मात्रा में पहले होता है। प्राइवेटली ओन्ड पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को भी इनको कुछ रियायत दी गई है और एक सब्सिडी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपए तक की छूट जो है मैक्सिमम, वो कितना बड़ा होगा, कितने चार्जेस स्टेशन होंगे, उसके हिसाब से ये रखा गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी कुछ छूट दी गई है कि इसके ऊपर कोई रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी अपना बनाता है, उसके लिए भी छूट है। कुल मिलाकर के सब प्रकार की जो छूट है उसका टोटल जो हमारे टारगेट्स हैं वो 5 साल के लिए 823 करोड़ रुपया इसके लिए बजट हमने अनुमानित रखा है। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये तो बायर्स के लिए हैं, सब्सिडी इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरर्स, इसके लिए भी माइक्रो इंडस्ट्री में 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट का या 15 लाख रुपया जो इसमें से कम है। फिर स्मॉल इंडस्ट्री में भी ऐसे ही 20% या 40 लाख रुपया जो कम है। फर्स्ट 10 यूनिट्स, ऊपर फर्स्ट 20 यूनिट्स और नीचे मीडियम इंडस्ट्री फर्स्ट 5 यूनिट्स को 20% या 50 लाख रुपए विच इज लोअर। लार्ज इंडस्ट्री 10% और 10 करोड़ विच इज लोअर फॉर द फर्स्ट 2 यूनिट्स। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के लिए आप लोगों को सब छपा हुआ मिल जाएगा। सीड एंड कन्वर्जन फंड भी रखा है, उसके लिए एसजीएसटी रीइंबर्समेंट 10 साल के लिए 50% जो नेट एसजीएसटी होगा वो उनको 10 साल के लिए वापस मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी टोटल जो है उसको रीइंबर्स करेंगे। पावर सब्सिडी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है 2% की, वो 20 साल तक उनको नहीं लगेगी। वाटर ट्रीटमेंट, अपने यूनिट्स का जो वाटर ट्रीटमेंट वो करेंगे उसमें भी जो कॉस्ट आएगी उसका 50% अप टू 50 लाख रुपया ये उनको रीइंबर्स करेंगे। पेटेंट फी 100% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस अप टू 25 lakhs। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 48,000 रुपया प्रति एम्प्लॉय फॉर 10 years इन बीसीडी ब्लॉक। तो ऐसी ये सारी छूट जो है इनको दी गई है ताकि बड़ी मात्रा में हरियाणा में आकर के अपने यूनिट्स लगाएं और फिर बायर जो है उनको भी उसकी जो फैसिलिटी है ताकि वो भी लोग खरीदें, ताकि हम अच्छे। साहब, ये अडानी पावर से रीनेगोशिएशन के बाद क्या बिजली के रेट में भी कुछ बदलाव आएगा? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं आएगा। कारण क्या कि बहुत नॉमिनल सा जो बताया ना 2% का खर्च पड़ता है, तो 2% वो भी क्योंकि हमारी तो 9-10 हजार मेगावाट यूनिट आ रही है, ये सिर्फ 1400 मेगावाट है, इसलिए टोटल बिजली का भी ये 15-17% है और उसमें भी 2% का अगर एक्स्ट्रा खर्च आता है तो कुल टोटल ओवरऑल 3 पैसे यूनिट का फर्क पड़ता है। इसलिए कोई इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि जिसके कारण से हमको इसमें टैरिफ के ऊपर इसका लोड करेंगे। वो तो नॉर्मल जैसे चलता है, बाकी खर्चे जब कभी आएंगे 3 थोड़ी बढ़ाएंगे तो 10-20 पैसे बढ़ाएंगे, तो 3 पैसे उसमें अभी खप जाएंगे, इतनी बात नहीं है। सर, अग्निवीरों को लेकर के आपने घोषणा अभी की थी, रोजगार गारंटी, आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी है, क्या इसको लेकर कोई पॉलिसी लाने को कोई विचार आपका है? हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है पॉलिसी बनाएंगे। कारण क्या है कि ये कोई अभी तुरंत तो लागू होने वाला विषय नहीं है, ये 4 साल बाद का विषय है। लेकिन क्योंकि विपक्ष के लोग या बाकी लोग बोलते हैं कि आपकी घोषणा से तो उनको नहीं तसल्ली होगी, उनको विश्वास चाहिए तो कोई पॉलिसी लेके आए कुछ, वो डिपार्टमेंट को बोला है और हमारा लीगल डिपार्टमेंट भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सब लोग मिलकर के, एम्प्लॉयमेंट वाले सब मिलकर के एक पॉलिसी बनाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम इसको लेजिस्लेटिव को भी दे देंगे। स्टार्टअप को लेकर सर थोड़ी सी और जानकारी दे दीजिए। स्टेट वाइज भी होता है कि सेंटर से ही होता था स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए? हरियाणा कितना प्रोत्साहित करता है? ऐसा जितनी छूट उनके स्टार्टअप्स को दी जा सकती है, सेंटर तो देता ही है, लेकिन स्टेट में भी अगर ज्यादा छूट देंगे तो हमारे जो नए युवक हैं जो स्टार्टअप बनना चाहेंगे उनको एक प्रोत्साहन मिलता है और ये टाइम बाउंड होता है, थोड़े समय के लिए मिलता है उनको, ताकि वो लोग फिर एक बार स्टार्टअप का एक स्वरूप बनाने के बाद उसको जब उसका अपने काम को मैग्नीफाई करेंगे तो जनता को उसका फायदा होगा।
नए जो लोग होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप की योजना बहुत बढ़िया है। स्टेट भी उसमें सहूलतें देती है। सर, जो कॉलोनी रेगुलाइज का मामला लेकर के आए हैं आप, ये अभी हाल ही में जो चुनाव से पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र दिया था, तो उसमें भी था कि हम कॉलोनियों को रेगुलाइज करेंगे। तो खासकर नगर पालिका डालने के पीछे मोटिव यही है कि हम जो घोषणा पत्र था हमारा, हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, घोषणा पत्र आखिर एजेंडा तो होता ही है पार्टी का, ऐसा थोड़ी कि नहीं होता है, लेकिन उस एजेंडे को हम एक साइड में भी रखें तो भी रहन सहन जैसा लोगों का है वो अच्छा बने। अब क्या है कि चाहे किसी लालच में कहें, चाहे अपने और प्रकार से कहें, तो अनप्लैंड जो कॉलोनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है अपने यहाँ। जो प्लैंड है थोड़ा सा पैसा उसका ज्यादा लगता है, महंगी होती है, इसलिए कम पैसा खर्च करके और कम ज्यादा लोगों को हम मकान दे सकें। कॉलोनाइजर जगह जगह ऐसे निकले हुए बने हुए हैं। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी बहुत सी ऐसी एरियाज हैं, एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा और मकान बना लिए। हालांकि पिछले कुछ समय से हमने कई कानून बनाए हैं जिसमें उनको रोकने की कोशिश की गई है कि अब 7A, कौन सा 7A, जिसके कारण से अब रजिस्ट्री जो है छोटे प्लॉट की रेजिडेंशियल की रजिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक कॉलोनी जो ऑथराइज नहीं होगी। जब सब हरियाणा को देखते हैं तो हजारों कॉलोनी ऐसी बन गई हैं सब शहरों में जिनको आज तोड़ना संभव नहीं है, लेकिन उसके पैरामीटर तय किए हैं कि कम से कम इतनी सड़क गली होनी चाहिए, इतना वहां कोई स्पेस खुला होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, कोई एक कम्युनिटी सेंटर होनी चाहिए। तो जिन चीजों पर कॉलोनी सारे इन पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतरते हैं उनको तुरंत करेंगे। बाद में कुछ कॉलोनीज को अगर छूट भी देनी पड़ेगी तो वो छूट का एक प्रावधान रखा है, उसमें कमेटी को बनाया, उस कमेटी में कम से कम रहन सहन ऐसा हो जाए कि जिसमें से लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन सबको तोड़ेंगे तो ठीक नहीं। हाँ, जहां बिल्कुल ही मान लो बहुत ही इनह्यूमन अगर वो है तो उसको तोड़ने के लिए भी हम परवाह नहीं करेंगे, तो उसको तोड़ देंगे। सीएम साहब, एसवाईएल को लेकर एक बार फिर विवाद चढ़ा हुआ है। एसवाईएल का एक गाना आया सिद्धू मूसेवाला का, काफी विवादों में है। किस तरह से देखते हैं आप? उसमें कहा गया है कि हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ को भी लेंगे और पानी का टोपा भी नहीं देंगे। देखिए, मेरा कहना है कि किसी विषय के ऊपर बैठ करके आपस में बातचीत करके चीजों का हल निकलता है। पहले भी जो हुए समझौते हुए, समझौतों के बाद कितने बड़े बड़े विषय, कितने बड़े बड़े विवाद, उनको सुलझाया गया आपसी समझ से। तनाव पैदा करने वाली चीजों को अवॉइड करना सभी डेमोक्रेटिक सरकारों का भी काम है, सब पर्सनैलिटीज का भी काम है। कोई चीज जिसके अंदर भावनाओं के साथ खेला जाए और भावनाओं को भड़काया जाए, ये उचित नहीं है, किसी दृष्टि से नहीं है। इस पर गाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर तो कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, एक निर्णय और देना है, और उसमें भी कोई किसी का हक छीन करके कोई नहीं ले जाने वाला। जिसका अधिकार जैसा है उसको मिलना चाहिए। तो ये चीजें एक सहज गति से चलती हैं। ऐसे तनाव पैदा करने से कोई बहुत बड़ा उसका लाभ नहीं होता है। ये पंजाब में भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस तरह से नतीजे आए हैं, आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि पड़ोसी राज्य है, कई तरह की जो घटनाक्रम है वो पिछले महीनों के दौरान हुआ। ये नतीजों का आकलन किस तरह से करते हैं इमीडिएट जो लोकसभा का चुनाव? देखिए, पंजाब एक बहुत पर्टिकुलर टाइप एक स्टेट है। मुझे लगता है कि सामान्य विचार जैसे लोगों के होते हैं उस प्रकार से हट करके कुछ ना कुछ चीजें वहां चलती रहती हैं। पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है। परंपरागत जो उस समय की पार्टियां सारी हैं उनको सबको पंजाब की जनता ने नकारा है। एक नई पार्टी को आगे लेके आए हैं। नई पार्टी ने अपने कई प्रकार के ऐसे, जिनको मैं अच्छा नहीं मानता हूं, न स्टेट के नाते न समाज के नाते, कि फ्री बीज की जो इतनी बड़ी एक श्रृंखला उन्होंने जोड़ दी है। मैं तो कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक पॉलिसी बनाई है, स्टैंड अप पॉलिसी, और इन्होंने कहा सिट डाउन पॉलिसी, बैठे रहो, कुछ मत करो, फ्री में खाए जाओ। ये समाज के नाते कतई हितकारक नहीं है। समाज के लोगों का कोई लालच होता है, उनकी आकर्षण होता है, उस नाते से टेम्परेरीली वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई बहुत बड़ा लाभ लंबे समय तक होता नहीं है। जहां एक आध स्टेट में मान लो दिल्ली में इन्होंने कुछ चीजें पूरी कर भी दी, पंजाब की ऐसी स्थिति, आर्थिक स्थिति भी नहीं है कि कोई बात को पूरा कर पाएंगे, और वह पूरा कर भी नहीं पा रहे हैं। बहुत जल्दी डिस्क्रेडिट होने का काम ये सामने आ गया कि उन्होंने लोकसभा में, जो खुद उनकी लोकसभा की सीट थी मुख्यमंत्री की, जिन्होंने वहां मेंबर पार्लियामेंट वहां थे और वहां से रिजाइन किया, वो सीट हार गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो पॉपुलरिज्म की जो स्कीमें थी वो सारी फेल हुई। वहीं पर दूसरा एक चिंताजनक बात दूसरी भी है, एक सेक्शन वहां अलगाववादी विचार को लेकर के आगे बढ़ता है, और अलगाववादी विचार को लेकर के और जनता में कोई उसको रोकने वाला नहीं है, चेक करने वाला नहीं है, उसको अगर
थोड़ा भी गति मिलती है, थोड़ा उसको फोर्स मिलती है, वो भी देश प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। इसलिए आज मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करूंगा कि ये जीत गए, वो हार गए, वो जीत गए, ये हार गए। लेकिन पंजाब में परिस्थितियां संभालने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा और बैठ करके विचार करना पड़ेगा कि देश की एकता अखंडता बनी रहे। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था सर कि जिस तरह से पंजाब में नतीजों के बाद एक विदेश से कॉल आती है, वीडियो आता है, हरियाणा में भी थोड़ी अशांति पैदा करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अलगाववादी नतीजे जो एक पंथ की एक धारा वहाँ पर पंजाब में चलनी शुरू हुई है। पड़ोसी राज्य इमीडिएट, क्योंकि हरियाणा का भी असर तो रहता ही रहता है। मैंने बताया ना कि किसी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता, और किसी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ अलर्ट हैं, हमें चिंता नहीं, ऐसा नहीं है। हमको हर बात पर नजर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि पड़ोसी राज्य में कोई अस्थिरता अगर आती है तो उसका असर हरियाणा में पड़ेगा, लेकिन हरियाणा उसके लिए हर दृष्टि से मुकाबला करने के लिए तैयार है। सीएम साहब, जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो भी विरोध प्रदर्शन हो, लेकिन बताओ सरकार के तौर पर सर आप लोगों को क्या जानकारी है अग्निपथ योजना को लेकर? हरियाणा के किन क्षेत्रों में विरोध है और कितना है या फिर नहीं है? और जो सरकार ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, आपकी सरकार की तरफ से कहा गया कि रोजगार की गारंटी होगी, सिचुएशन हरियाणा में ओवरऑल कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है। कारण क्या है कि आज युवा ये चाहता है कि मेरी नौकरी स्थायित्व मिलना चाहिए। केवल विरोध तो इतना ही है कि उनकी 4 साल की नौकरी के बाद वो क्या करेंगे, और तो कोई विरोध नहीं है। आर्मी में तो लोग पहले भी जाते थे, अब भी जाएंगे, लेकिन एक अस्थिरता ना बने कि जो युवक 21 साल की आयु में या उससे कम आयु में आर्मी की एक स्कीम के अंदर जाता है, वहां उसको 4 साल के बाद अगर वापस लौटना पड़ा, 25% तो सरकार ने भी कह दिया कि उसमें सिलेक्शन करेंगे, 25% तो स्थायी होंगे, लेकिन 75% अगर वापस आते हैं तो मेरा कहना है कि वो अपना कोई ना कोई चीज साथ लेकर के आ रहे हैं। वो जैसे गए थे वैसे नहीं आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, मन में एक विचार अच्छा लेकर के आ रहे हैं, कुछ 12-15 लाख रुपए की राशि साथ लेकर के आ रहे हैं, अगर 10वीं 11वीं में है तो +2 की डिग्री लेकर के आ रहे हैं। तो एक नागरिक के नाते से जो कई गुण आदमी विकसित होते हैं, उस नाते से वो वापस लौट रहे हैं। इसलिए उनके जाने में और उनके वापस लौटने में जो उनके जीवन का अंतर है, इसको हर कोई स्वीकार करेगा। प्राइवेट जगत ने भी, कॉर्पोरेट जगत ने भी कह दिया कि हम इनको लेने के लिए तैयार हैं। हम भी यहां जब अपने यहां भर्ती कराते हैं तो सबकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है, सबको एथिक्स की बातें सिखानी पड़ती हैं। तो एथिक्स और ट्रेनिंग वहां तो 4 साल में उनको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। इसलिए उन सब चीजों का आकर्षण आज तो हमने घोषणा की है। मैं समझता हूं कि बाकी भी सरकारें इसको, इस रास्ते को जरूर अपनाएंगी, कि उनको तो बना बनाया एक मटेरियल मिल रहा है। हम अगर पुलिस में भर्ती करते हैं तो 9 महीने की और 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है उससे तो बचेंगे, और उनका एक ट्रेंड, और ट्रेंड के साथ साथ एक एथिक्स के नाते एक अच्छा विचार। आर्मी में जो 4 साल आदमी रह के आता तो इसका मतलब उसके मन में देश का, देशभक्ति का एक भावना ये पैदा होती है। इसलिए एक अच्छी योजना है। इससे ज्यादा अगर संख्या बढ़ भी जाएगी तो भी वापस लौटने वालों को अच्छा नागरिक बनकर के समाज में रहने का एक लाभ समाज को भी होगा, उन लोगों को भी होगा। और सबके सब आएंगे और वो कुछ और नहीं करेंगे, बहुत लोग उसमें से पढ़ाई करेंगे। कल को हो सकता है पढ़ाई में भी, स्किलिंग में भी 4 योजनाएं और बनाई जा सकती हैं, उनको कुछ सुविधाएं, सहूलत कुछ ना कुछ दी जा सकती है। राजनाथ जी ने भी इशारा किया था कि कई प्लेटफॉर्म पे कि उस पर भी केंद्र सरकार के लेवल पे काम केंद्र सरकार के लेवल पर हो रहा है। वहां जितना होगा पर्याप्त होगा, कोई कमी रहेगी, स्टेट्स को भी कुछ करना होगा तो करेंगे। जो नया विधानसभा परिषद बनाने के लिए 3 जगह डिसाइड हुई थी, उनमें से आप विजिट भी करके आए थे, तो वो कब तक? अभी तो थोड़े दिन पहले जाके आए हैं, और ये चीजें तो जब चलती हैं तो धीरे धीरे पूरी होती है, कोई ओवरनाइट थोड़ी होती है। लेकर सर एक जो आर्किटेक्ट की एसोसिएशन है चंडीगढ़ की, उन्होंने एक सवाल लगाया कि एक मास्टर प्लान है वो नहीं हो सकता। ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब प्रेस क्लब में भी आए थे, तो उन्होंने कहा हरियाणा का प्रपोजल है, फाइनल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वही है ना, अभी तो अंडर नेगोशिएशन है, बातचीत चल रही है, फाइनल तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ये है कि उन्होंने 2-3 स्थानों का प्रपोजल दिया, इसलिए हम देखने के लिए गया कि ये स्थान मिलता है तो हमें भी हो सकता है उसकी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। प्रायोरिटी 1 कौन सी, 2 कौन सी, 3 कौन सी, फिर उसमें उनके यहाँ भी जो इस निर्णय करने वाले लोग हैं वो अपना निर्णय करेंगे कौन सी दे सकते हैं, कौन सी नहीं। ये तो प्रोसेस है, कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई झगड़ा है और झगड़े को निपटाना है। इस प्रोसेस में एक नई विधानसभा की जगह पर बन जाए विधानसभा, ये हमारी भी इच्छा है और उन्होंने भी सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है।
सर रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने एक पत्र जारी करके कहा कि ना तो उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कोई प्रॉब्लम है ना हरियाणा सरकार को। आखिर जो आपके खिलाफ थे एकदम कैसे मान गए, कहाँ बातचीत हुई? अरे भैया मित्रता का भाव है, कब जाग जाए पता थोड़ी लगता है। कमेटी भी सर बनाई आपने उसको? हाँ वही बनाइए, जल्दी निर्णय आ जाएगा। हरियाणा और पंजाब के अगर हम आप गाने सुनते हैं जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें गन कल्चर और लड़ाई झगड़ों की बात ज्यादातर आ रही है, हरियाणा और पंजाबी गानों। अभी हमने देखा पीछे भी SYL के गाने में भी पंजाब से गाना आता है तो 2 हरियाणा से गाने निकाल दिए जाते हैं। इस तरीके की जो प्रथा बनती है उस पर मैंने पहले बताया ना कि उत्तेजना पैदा करने वाली कोई चीजें अच्छी नहीं होती हैं समाज में, इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। इतना ही मेरा कहना। धन्यवाद।